मैं एल्बर्ट हरमन आइंस्टाइन, मुझे मालूम नहीं था, कोई एहसास भी नहीं था कि वो लोग ऐसा करते हैं। वो एक ऐसा जुआ खेलेंगे जिसको खेलने में विश्व में कोई भी अधिकारी नहीं, यहाँ तक कि इवन द गॉड डज नॉट प्ले डाइस विद द यूनिवर्स। काश मुझे जरा सा भी दूरदृष्टि होती, मुझे तनिक सा भी ये भान होता है कि कैसी भयानक चाल उनके मन में जन्म ले चुकी है। रेनेसां के पीछे क्या कोई हैवानियत भरा रहस्य में दर्शन, जो विनाशकारी आयुध बनाने की को आधुनिक विज्ञान बनकर आया, एक चमकीला धोखेबाज मुखौटा लगा। काश मैं भी कठपुतली न बनता, क्यों नहीं देख सच के जिंदगी के इस मोड़ पर खड़े होकर, मानवता के दोषी कटघरे में खड़े होकर अच्छा होता कि मैं एल्बर्ट हरमन आइंस्टाइन एक वैज्ञानिक की जगह एक मोची बनना ज्यादा पसंद करता। मैं अपनी कहानी, अपना फलसफा आपके सामने रखता हूं, आप जोड़िए। चलिए कुछ आसान से मंत्र जिनका दृष्टा बनकर मैं विश्व के सामने आया, आपको बताने की, पढ़ाने की, समझाने की कोशिश करूं। हाँ, जो भी संशय आपके मन में हो उसे आप जरूर पूछ लीजिएगा, बहुत प्रसन्न होगा, क्योंकि सही प्रश्न में ही उत्तर उसका छिपा हुआ है। मैंने अपने हाथ को देखिए 2 बार टेबल पर मारा, एक ही जगह अलग अलग समय, ठीक है? कैसे हो सकता? कमरा तो स्पेस में चल रहा है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। पहली बार लगाया तब तक पृथ्वी हट चुकी है, स्पेस हट चुका है, केवल ये स्थान इस कमरे से सापेक्ष है। ये जो मैंने ठोका ये तो बाहर, दरवाजे के बाहर जा चुका है, अब केवल ये कमरे के से सापेक्ष है जहां पर ये जगह स्थित है। अगर हम वही स्थान रखना चाहते हैं तो हमें काल या समय को हटाना होगा, और ये तभी संभव है जब हम निर्दिष्ट समय को स्थान के साथ सापेक्ष करते हैं। लगता है मेरा अगला जन्मदिन आने वाला है। ऐसे उसको मनाने की मेरी कोई मंशा नहीं है, लेकिन सच बात क्या है, मैं पैदा हुआ ये तो सब लोग, आप लोग जानते हैं, बस यही काफी। अब वो मेरा भाषण करवाना चाहेंगे, विषय क्या है किसी से इससे मतलब नहीं, जो चाहे मैं बोल सकता हूं, जिस सब्जेक्ट पे चाहे। उम्र दराज होने का यही मजा है।
और बातों की अय्याशी। भाषण के पहले जो मेरे परिचय के दौरान मैं बेवकूफ की तरह बैठा रहता हूँ, तो मेरे साथ वो बंद के बैठना अझेल हो जाता है। और जो परिचय करता भाषण देते हैं वो फिजूल की बकवास करते रहते हैं, ऐसे दिखाते हैं जैसे मैं मानसिक रूप से अस्वस्थ। यरूशलेम की हिब्रू यूनिवर्सिटी में जब तक प्रोफेसर वाइजमैन जिंदा थे, मेरे भाषण होते थे, बहुत पैसे इकट्ठे होते थे। पर उस उबाऊ समय में मुझे बहुत छटपटाहट होती थी कि कितना सारा समय बर्बाद हो रहा है। मैं कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ना चाहता। खुद मुझे एकांत में खुद से बहस करनी होती, तर्क करना होता है, नियमों की श्रृंखला बनानी होती है, तब जाके सच की राह धुंधली सी दिखती है। इसीलिए विज्ञान को छोड़ के कोई भी बात मुझे भाती नहीं। आप जो चाहे सोच सकते हैं, मुझसे बात करवा सकते हैं, पर विज्ञान की बातें तो मैं हमेशा कर सकता हूँ, हर वक्त कर सकता हूँ। अब बहुत से लोग हैं जो मेरी थ्योरीज को अबूझ, समझ के परे या मुश्किल कहते हैं। अरे लानत है उन पे, उनकी समझ और समझाने पर। देखिए, अगर मैं अपनी थ्योरी को आसान भाषा में एक 6 साल के बच्चे को नहीं समझा सका ना, तो इसका मतलब हुआ कि मैंने खुद अपनी थ्योरी को नहीं समझा। और इन मैथमेटिशियंस की क्या कहूँ, उन्होंने मेरी थ्योरी को खुद इतने कॉम्प्लिकेटेड ढंग से समझाने की वो कोशिश करते हैं कि मैं खुद उसको समझ नहीं पाता। और आपको तय रूप से कहता हूँ कि मेरी मुश्किल आपसे कहीं ज्यादा उस स्थान पे बढ़ जाती है। पता नहीं क्या कहते हैं। अब ये रिलेटिविटी का सिद्धांत मैं बहुत आसानी से आपके सामने रखने जा रहा हूं। मान लीजिए बारिश का समय, 2 रेल की पटरियां, अप डाउन, और मैं सामने एक मैदान। ये ग्रुप खिड़कियों से झांकता हुआ आप ट्रेन पे बैठे हैं, वो ट्रेन इधर से इधर की ओर आ रही है। दूसरी ट्रेन जिस पे आप लोग बैठे हैं वो इधर से इधर की ओर आ रही है, और मैं मैदान में खड़ा हूं। इसी समय बारिश में भीगता हूं और 2 कड़कड़ा के बिजली जोर से गिरती है, एक साथ मेरे से बराबरी दूरी। आप जो इधर से आप लोग आ रहे हैं, उनको लगता है ये बिजली पहले गिरी और ये दूर वाली बाद में। इधर वाली ट्रेन पे जो लोग बैठे हुए हैं, उनको लगेगा ये भी बिजली पहले गिरी और ये बाद में गिरी। और मेरे लिए क्या? मेरे लिए दोनों एक साथ। स्थिति वही, केवल ऑब्जर्वेशन एक दूसरे से सापेक्ष है। और इस बात से सिद्ध होता है कि कोई भी स्थिति, समय या काल देखने वाले की गति से सापेक्ष है। एक का अब दूसरे का तब होता है।
छोड़िए भाषाबाजी छोड़ के अगर मैं आपको वायलिन पे एक गत सुनाऊं तो मेरे ख्याल से ज्यादा सुखद, ज्यादा समझदारी का काम होगा। अरे पर ये बो मैंने कहाँ रख दी? हेलेन, मेरी वायलिन की बो देखी है? अब तो मैं शायद ही कभी दर्शकों के साथ में बजाता हूँ। ये बात बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि संगीत के लिए कोई भी स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं होती। एक बार एक महिला ने मुझसे पूछा कि क्या सब कुछ साइंस के थ्रू समझाया जा सकता है? मैंने उससे कहा, हाँ जरूर मोहतरमा, ये पूरी तरह से संभव है, पर ये करने में कुछ ज्यादा समझदारी नहीं होती। अब मान लीजिए बीथोवन की एक सिम्फनी, उसको फिजिक्स का आदमी कैसे कहेगा? ये वायु का दाब है जो कि परिवर्तन होता रहता है। हास्यास्पद नहीं है? जुराबे अनावश्यक उलझन और जटिल परेशानी खुद केवल छेद बनाती है। इसीलिए देखिए, यहाँ प्रिंसटन के प्रोफेसरान मुझे एक अजूबा समझते हैं, एक अजायब घर की वस्तु। अगर कुछ एक परंपराओं को नजरअंदाज करके मैंने अपना माहौल बनाया है जिससे मेरी स्टडी के दौरान मेरे मन में कोई भटकाव न हो, मैं खुश हूं। मैं यहाँ बहुत खुश हूं, क्योंकि मैं किसी से कुछ नहीं चाहता। ये किताबें, वायलिन, कुर्सी, टेबल, पलंग, कलम, कागज, बोर्ड, बस मेरे लिए इतना ही काफी। मैं तो एक खोया हुआ अजनबी भेड़िया हूं जो अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पे जीना चाहता है। हाँ, लेकिन ये कुछ बहुत सारे महाज्ञानी जो क्वांटम मैकेनिक्स तरह तरह की बातें करते हैं कि कुछ विशेष परिस्थितियों में जिनकी कोई व्याख्या या स्पष्टीकरण संभव नहीं है, ऐसी कुछ चीजें होती हैं। और वो बातें जो हैं भाग्य से होती हैं, वे महज संयोग होती हैं, यही उसका स्पष्टीकरण है। इसमें मैं कहता हूं कि वो गलत है। वो हंसते हैं, मैं पुरातन पंथी हूं, तो ऐसा सोच सकते हैं। पर जनाब, भगवान विश्व के भाग्य के साथ जुआ नहीं खेलता। God does not play dice with the universe. जरूर कहीं न कहीं एक एकीकृत यूनिफाइड व्यवस्था है। इस पे पिछले 25 सालों से सोच रहा हूँ, खोज रहा हूँ, लगता है तभी काफी मेरे अमेरिकी भाइयों, अभी तो कहानी में बहुत कुछ है। कौन है जो तासिरे मंजिल पहुंच सका
धुंधले से कुछ मकान आप